समय कभी रुकता नहीं है। यह बात दूसरी है कि घड़ी में सेल ही चूक जाए या चाबी न भरी हो। सच यही है कि एक बार चल पड़ी तो चलती रहती है। सरकारी नौकरी भी तो घड़ी की तरह ही है। संगीता को कौन नहीं जानता, आस पड़ोस में उसकी ही तो चर्चा है। कैसे वह घर और नौकरी दोनों को एक साथ चला रही है। जब सर्दी के दिनों में लोग रजाई से बाहर झांकना पसंद नहीं करते, तब तक वह बच्चों का नाश्ता बनाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। सुबह 7 बजे उसे स्कूल पहुंचना होता है। घर के 5 मील दूर पर स्कूल है। वह अपनी स्कूटी में शाम को ही पेट्रोल डलवा लाती है। 12 बजे स्कूल से आती है। तब तक बच्चों के लौटने का समय हो जाता है। वह आते ही किचन में लंच की तैयारी में लग जाती है। सुभाष को भी समय पर जाना है। उसकी फैक्ट्री की नौकरी है। पारी बदलती रहती है। कभी तो उसका काम बढ़ जाता है और कभी घट जाता है, पर वह उफ नहीं करती। हमेशा मुस्कुरा कर बाहर खड़ी, कभी बच्चों का इंतज़ार करती है तो कभी पति का। पर उसका दिन तो खड़ी ही रह गई। स्कूल में सबको पता था कि उसका रिजल्ट क्यों अच्छा रहता है। सब जगह उसकी तारीफ हो रही थी, पर न जाने क्यों कौन सी हवा बही जिसने उसकी शांत जिंदगी में हलचल पैदा कर दी। उसे नहीं पता लगा कि अचानक क्यों उसका तबादला घर से 50 मील दूर गांव कासिमपुरा में हो गया। पर क्यों? कहीं कोई उत्तर नहीं था। हाँ, यह बात जरूर थी कि इस बार उसने शिक्षक संघ के सम्मेलन में जितना चंदा मांगा गया था उतना चंदा नहीं दिया था। देती कहाँ से? बच्चों की भी अभी उन्हीं कपड़े बनवाने थे। पति सुभाष को भी रात को फैक्ट्री जाना पड़ता है। हाँ, जिनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं थे और जो कक्षा में भी कभी कभी जाते थे, वे आराम से थे। स्टाफ रूम में उसे देखकर बतियाते चेहरे और अधिक प्रमुदित थे। आप रमेश जी से बात कर लें, माथुर साहब ने कहा। कौन? रमेश जी? वे चंद्रसेन जी के खास आदमी हैं। चंद्रसेन? हाँ, वे शिक्षाविद जो हमारे स्कूल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। क्या? वह चौंक गई, साथ ही सोच में डूब गई। वह सफ़ेद मूँछों वाला चेहरा और उसके भीतर से झांकती भेड़िए जैसी आँखें वह अब तक नहीं भूल पाई थी। कार्यक्रम के दौरान मानो वे उसका ही पीछा करती रही। कार्यक्रम के बाद रमेश ने ही उससे उनका परिचय कराया था। सर, यह संगीता जी है, इस विद्यालय की श्रेष्ठ शिक्षिका। इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। आपकी कृपा हो जाए तो घर के पास आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लिस्ट निकलने वाली है। आप याद दिला देना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। आप तो सुभाष जी की पत्नी हैं। हाँ, वह सहज होते हुए बोली। वही तो मैं इतनी देर से सोच रहा था। हम और सुभाष जी एक ही गली में रहते थे। मैं तो अभी तक वही हूँ, पर उनका मकान बदल गया है। वे नए ज़माने के आदमी हैं, नए शहर में चले गए, तो तबादला इन्हीं चंद्रसेन ने कराया है। वह बड़बड़ाई। रात को सुभाष ने जब यह सुना तो घबरा गया। इस रमेश ने यह कहा कि दुश्मनी निकाली है, उसी ने तबादला करा दिया है। मुझसे 10,000 रुपये मांग रहा था। मैंने मना कर दिया। बोला, चंद्रसेन जी ने कहलाया है, वे पालीवाल जी के खास आदमी हैं। पालीवाल जी ने शिक्षा का काम उन्हीं को सौंप रखा है। पालीवाल जी मंत्री हैं, उनके पास इतना समय कहाँ है जो लिस्ट चंद्रसेन बना देते हैं। वे उसे फाइनल करा कर आगे भेज देते हैं। उनका कहा आज तक रुका नहीं है। चंद्रसेन हमारे मोहल्ले में खेल प्रशिक्षक लगा था। आज वह पेंशनर के बन के शिक्षाविद हो गया है। उस शिक्षा विभाग वालों की भी बुद्धि फूट गई है, जो उसे सिर पर बिठाए फिरते हैं। तो क्या करें?
हाँ, पालीवाल जी जैसे मंत्री होंगे वहाँ ऐसे ही छूट भये होते हैं। अब भरत सिंह आज़ाद तो पैदा होने वाले नहीं, तो तुम जाओ वहीं गांव में जाकर रहो। वह हंसते हुए बोला, और तुम मेरा क्या है, या तो नौकरी करो या छोड़ो। ख्याल नौकरी का नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का है। वही तो मैं सोच रहा हूँ। वह बोला। हाँ, रमेश का ही फ़ोन था। वह मोबाइल पर कह रहा था, चंद्रसेन जी ने याद किया है, जाकर मिल लो। हो सकता है तुम्हारा तबादला रुक जाए। अभी तुम्हारी पोस्ट पर हंसा त्यागी आई है। उसने 50,000 रुपये खर्च किए। वह तो तुम्हारी पुरानी जान पहचान है, बात संभल सकती है। हाँ, सुभाष को मत बताना, उसकी पुरानी दुश्मनी है। क्या? हाँ, पर तुम मुझे तो बताया नहीं। अच्छा किया नहीं बताया। उसने मोबाइल बंद कर दिया। संगीता अवाक रही। वह मुझसे क्या चाहता है? जब 50,000 में हंसा त्यागी को यहाँ लगाया है, तब वह इससे ज़्यादा कहाँ से देगी? वह तो 10,000 भी नहीं दे पाई थी। कह रहा था, सुभाष को मत बताना। क्यों? घर आई तो रो उठी। क्या ज़माना आया है, पढ़ना कठिन है। MA किया, BEd की, कोचिंग की, फिर BEd किया, फिर लोक सेवा आयोग, कठिनाई से नौकरी मिली है, फिर हर साल तबादले का डर, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। माँ भी शिक्षिका थी, याद है, वे पूरे उम्र उसी स्कूल में ही रहती। तब तबादले अच्छा रिजल्ट नहीं आने पर होते थे। पर अब पढ़ने पढ़ाने में नेताओं की रुचि नहीं है। न वे पढ़े लिखे हैं, न पढ़ाने वालों को चाहते हैं। कैसे वह चंद्रसेन शिक्षक संघ की बैठक में बतिया रहा था। इस बार महिलाओं को देखकर अपनी मूंछों पर बल लगा रहा था और शिक्षा अधिकारी उनके सामने भीगी बिल्ली बने बैठे थे। उसी ने भाषण दिया था, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, विद्यार्थी देश के निर्माता है। जब सामने बैठे लोग उसकी हर बात पर तालियां बजा रहे थे, तब क्यों छोटे बच्चों की पढ़ाई न होती तो वह कभी की कासिमपुरा चली जाती। एक तो पब्लिक स्कूल की फीस, फिर दाखिला भी बहुत मुश्किल से मिला था। उसने ही रात दिन कोशिश की थी, पर अब उसी उहापों में पूरा दिन निकल गया था। शाम को ही रमेश का फ़ोन आया था। भाई साहब ने अभी तो हंसा त्यागी को रोक लिया है, तुम जाकर बात कर आओ, फिर मत कहना मैंने कोई मदद नहीं की। रात भर वह सो नहीं पाई। सुभाष ने भी कहा, तुम इतना टेंशन मत लो, बीमार हो गई तो फिर सबका क्या होगा। देखता हूँ, मैं कहीं से रुपयों का जुगाड़ करता हूँ, दे आऊँगा। वह चुप रही। जब व्यवस्था में घुन लग गया है, तब दरवाजे की चौखट कैसे बच पाएगी। सुबह वह उठी, बच्चों को स्कूल भेजा, खाना बनाया, निश्चिंत हुई। सुभाष भी रात की परी से आकर सो गया था। वह तैयार हुई। आज उसने अपने चेहरे को आईने में देखा। सुंदर सी चंदेरी की लाल साड़ी निकालकर पहनी, चेहरे पर हल्का मेकअप किया, फिर आईने में अपने आप को देखा और पर्स उठाया। सुभाष के कमरे में गई। वह अभी भी गहरी नींद में था। उसने उसे जगाना उचित नहीं समझा। दरवाज़ा बंद कर बाहर निकल गई। बाहर लीलाबाई काम कर रही थी। आज स्कूल नहीं गई भाभी? वह बोली। नहीं, आज यही काम है, तुम घर का ध्यान रखना, साहब तो सो रहे हैं। वह बोली। श्यामपुरा की सड़कों से वह परिचित थी। शादी होकर यहीं तो आई थी। सुभाष के पिता डाक बंगले के प्रभारी थे। यहीं नाजिम साहब की हवेली के पास उनका घर था। तब उसने पहली बार चंद्रसेन को देखा था। वह सुभाष के साथ कभी कभी घर आया करता था। सुभाष ने ही बताया था कि वह किसी स्कूल में शिक्षक है। वह सुभाष के साथ ही स्कूल में पढ़ा था। उसके पिता कभी नाजिम साहब के साथ रहे थे, रेवेन्यू में थे। उनका बड़ा सा मकान था।
जब वह श्यामपुरा की गली में पहुंची तो सामने बैठा पनवाड़ी उसे देख चौंक गया। भाभी जी आप? हाँ, आप तो वर्षों बाद इधर आई हैं। हाँ, यहाँ कहाँ जाना है? बस जरा काम है, वह उससे पीछा छुड़ाते हुए बोली। नीम के नीचे वह रुकी, फिर आगे बढ़कर उसने हवेली की तरफ बढ़े दरवाजे के पास जहाँ चंद्रसेन की तख्ती लगी थी घंटी बजाई। थोड़ी देर प्रतीक्षा की पर कोई आहट नहीं थी। तब दूसरी बार घंटी बजाई। ऊपर बालकनी से कोई झांका, वह चंद्रसेन ही था। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उसकी आंखें चौंधिया गई थी, चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई थी। वह अपनी डाई की गई मूँछों पर ताव दे रहा था। ऊपर और कोई नहीं था। चंद्रसेन की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। एक बार तो वह झिझकी, फिर होठों को दांत से इतनी जोर से दबा दिया कि खून छलक आया था। जीने में चढ़ती हुई वह मानो नीम बेहोशी में चली जा रही हो। सीढ़ियाँ उसे जलती हुई धधकती अंगारों की सिंगड़ी की लग रही थी। वह शांत थी। आओ, एक खनकती आवाज़ ने उसका स्वागत किया। आपने मुझे याद किया, वह शांत स्वर में बोली थी। हाँ, आप तो हमारी भाभी हैं। देवर और भाभी का बहुत पुराना रिश्ता होता है। वह बोला। संगीता चुप ही रही। बैठो, उसने इशारा किया। वह बैठ गई। हंसा त्यागी को तो अभी ज्वाइन करने से रोक दिया है। वह भी आ गई थी, पर तुम्हारी बात और है। मैंने तो तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी से घायल हो गया था। तबादला जहाँ चाहो वहाँ करा दूंगा। मंत्री जी अपने ही हैं। वह बात करता करता उसके पास खिसक आया था। उसने हाथ को हल्की गोलाई में घुमाया। अब उसका हाथ उसके वक्ष तक खिसक आया था, पर वह शांत थी। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और झटके से दीवान की तरफ उसे खींचा। वह खींचती चली गई। सुभाष ने तुम्हें क्या दिया होगा? वह तो मेरे साथ पढ़ा है, ढीला ढाला सा, और तुम बहुत सुंदर हो। वह चुप रही। उसने फिर अपनी मूँछों पर ताव दिया और मजबूत पकड़ के साथ उसे अपनी बाहों में लेना चाहा, पर तब तक संगीता ने अचानक अपना हाथ साधा और मुक्का बनाते हुए उसकी जंघों के बीच में जोरदार प्रहार किया। बरसों के बाद जूडो क्लास की सीख प्रयोग में आ गई थी। अरे मार डालेगी मुझे, वह चीखा। उसकी मजबूत कलाई की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। वह दीवान पर हकबका सा लेट गया था। उसका पौरुष बर्फ सा पिघल रहा था। उधर संगीता घायल शेरनी सी पूरी ताकत से अपनी दाईं टांग उठाकर उसकी दोनों जंघों के बीच में प्रहार कर चुकी थी। तेज दर्द से वह चीख रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने दीवान के नीचे रखा डंडा उठाना चाहा, पर संगीता की निगाहें तेज थी। वह झपटी। उसने डंडा छीना और उसकी जंघों के बीच में दनादन प्रहार करती रही। बचाओ बचाओ, वह चीख रहा था। लेकर तबादले, मंत्री के चमचे। पैसा चाहता है, मेरी देह चाहता है। तू साले कहीं का नहीं रहेगा, मैं यहीं रहूँगी, समझा? यही तो नहीं तो पूरे शहर में तेरा मुंह काला कर दूंगी। अभी तो अपना इलाज करा, महीनों डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाता फिरेगा। उसने उसके चेहरे पर थूक दिया। तू मेरा देवर बना था, तूने ही कहा था, तभी छोड़ दिया। नहीं तो चंद्रसेन दर्द से कराह रहा था। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह अपने मोबाइल को तलाश करना चाह रहा था। जा, कुछ दिन आराम कर, पर याद रखना मैं यहीं रहूँगी, तेरी भाभी जो हूँ। और वह जीने से नीचे उतर आई थी। बाहर पेड़ के नीचे वहीं पान वाला खड़ा था। भाभी जी आप, वह कुछ कह पाता इससे पहले संगीता बोल पड़ी। जा ऊपर चला जा,
तेरे गुरुजी बीमार हैं, बहुत बीमार है, एम्बुलेंस बुला ले, तुरंत अस्पताल ले जा। मैं तो उन्हें ही देखने आई थी, वे तुझे ही याद कर रहे हैं। सामने देखा, जिस गली में वह पहले रहा करती थी, एक बूढ़ा सांड कूड़े कचड़े पर बैठा हुआ जुगाली कर रहा था।